कोई किसान खाली प्रूफ दे दे कि ये डीलर इतना पैसा में खाद दिया है, ब्लैक मेलिंग किया है, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हो जाए तो मेरा नाम संतोष है। लेकिन ये कोई करने के लिए तैयार नहीं। आप स्वर्ण है, यूजीसी को लेकर के हम ये प्रश्न आपसे कहेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रोक लगा रखा है, तो उसमें क्या कुछ बदलाव हो जाने चाहिए और यूजीसी के नियम को किस तरह से आना चाहिए? ये शाहाबाद का टारगेट अलग से बिहार सरकार दे ताकि शाहाबाद के किसानों का कल्याण हो सके। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को भारत का केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री ने लोकसभा संसद में पेश किया। यह बजट पूरे देश, बोले तो सभी राज्यों के लिए था, जिसमें टैक्स, खर्चा और विकास की दिशा तय करता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। वही हम 3 फरवरी 2026 मंगलवार की अगर बात करें तो बिहार का बजट बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। यह बजट बिहार के लिए स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य, पेंशन आदि के लिए खर्च निर्धारण करता है। बिहार की अगर हम बात करें तो वही इस बार का बजट जो है वो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट लगभग 3.74 लाख करोड़ रुपए का था। हमारे साथ जो है वो श्रम संसाधन विभाग के पूर्व मंत्री सह एमएलसी भाजपा के हैं और श्री संतोष सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के क्रम में हम बजट पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। आम बजट के बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे, तो हमने प्रश्न उसी हिसाब से तैयार किया है कि यह जो बजट है वो जनता, गरीब, किसान और युवाओं के लिए कितना उपयोगी बजट को आप मानते हैं? एक लाइन में कुल इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, बजट इस बार का जो बजट है जी, वो एक बजट का आंकड़ा नहीं है। ये भारत के नौजवान, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, महिला, युवा सबके लिए बजट है और भारत को 2047 तक विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित ये बजट होगा। जी, आप क्या मानते हैं कि इस 2026 में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये ठोस कदम होगा, उनके लिए अस्थायी नौकरी प्रदान करने का काम करेगा ये इस बार का बजट? बिल्कुल। एमएसई में एक सेमी जो हमारे इंडस्ट्री है जी, जो लघु इंडस्ट्री है, उनको बढ़ावा के लिए जो अलग से इस बजट में प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था किया गया है। आने वाले दिनों में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और जब मैन्युफैक्चर हब बनेगा यानी प्रोडक्शन करने वाला देश बनेगा तो हर बिहार नहीं, भारत के हर युवा के हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल। आप स्वयं श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। आप क्या मानते हैं कि जो बिहार के जो बाहर जो मजदूर या फिर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल। भारत सरकार तो अपने आधार पे करती ही है। जी, बिहार सरकार ने हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं, जी, जो प्रवास के दौरान अपनी जीवन यापन के लिए इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, जी, उनकी पूरी गारंटी, उनका सोशल सिक्योरिटी का बिल हमने लाया था और उसमें सबकी सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा का ध्येय, हर तरह की सुरक्षा देना उनको, जिसे बहुत तरह के बाहर में चले गए, अगर उनके किसी भी तरह से कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई, तो उनको 4 लाख रुपया देना, उस जगह से उनका डेड बॉडी लेके उनके घर तक अपने सरकारी पैसे से उनके घर तक पहुंचाना, उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराना, ये पूरी जिम्मेवारी सोशल सिक्योरिटी के हमारे जो बाहर के प्रवासी हैं, बिहार से जो बाहर जाकर काम करते हैं, उस सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी। जी बिल्कुल। ये देखा जाता है अमूमन कि हमारे यहाँ किसान के क्योंकि पैक्स के पास जब किसान जाते हैं अपने धानों को लेकर के तो बताते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया है, फिर बढ़ाया जाएगा, तब तक से किसान कहीं प्राकृतिक मार न झेलना पड़े, उसको लेकर के वो बिचौलियों के पास अपना धान को बेच देते हैं। इस बार भी काफी देखने को मिला। तो किसान खाद के लिए, किसान अपने जो फसल के लिए, तो वो काफी परेशान नजर आते हैं। तो ये बजट उन किसानों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है और इस बार क्या कुछ सोचा गया किसानों? देखिए अभी तक जितनी धान अधिप्राप्ति आप देख रहे हैं, हम चूंकि धान के कटोरा से हम आते हैं जी,
और शाहाबाद का क्षेत्र धान का कटोरा है। जी जैसे अभी हमको 20 लाख मैट्रिक टन धान खरीदना है, जी तो 20 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का पैसा भारत सरकार ही देती है। आपने ठीक कहा कि अभी तक ये जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग प्रोडक्शन का मात्र 25 से 30% ही धान अधिप्राप्ति कर लेते हैं। 70% जो हमारे किसान हैं जी वो बेचारे बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, औने पौने दाम में बेचते हैं। हम लोगों ने डिमांड किया है, इसमें मेरा ध्यानाकर्षण भी है जी कि बिल्कुल फार्के को लेके और धान अधिप्राप्ति को लेके हम हैं 4-5 एमएलसी हैं, हो सकता है कि कल परसों आएगा। जी सरकार से हम लोगों ने डिमांड किया है मेरे शाहाबाद का टारगेट अलग से बिहार सरकार दे, ताकि शाहाबाद के किसानों का कल्याण हो सके। निश्चित रूप से ये टारगेट में कमी है, इसको और देना चाहिए। हम लोगों का प्रयास है इस बार सरकार से कि इस बार तो जो हो जाए, इस बार भी बढ़ाने का प्रयास है। अगर इन केस नहीं बढ़ पाया तो आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरे बिहार से इस धान के कटोरा के लिए और इस शाहाबाद के किसानों के लिए, किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, जी किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए हम लोग सरकार से डिमांड करने जा रहे हैं कि यहाँ का टारगेट बढ़ाया जाए, ताकि सभी किसानों का धान अधिप्राप्ति हो सके। जी बिल्कुल। और साथ साथ में खाद की जो किल्लत होती है, देखिए, उसको भी बताएं। खाद का किल्लत तो बहुत नहीं रहता है मेरे यहाँ। कहीं कहीं कुछ पार्टिकुलर कुछ ऐसा विषय है, कोई अगर डीलर हो या अपने यहाँ डीओ हो, कोई बदमाशी करता हो तो उसको सस्पेंड, डिस्चार्ज, उस पर नियम संगत जो कानूनी कार्रवाई होती है हम लोग करते हैं। लेकिन पता चले तब, अब किसान ही कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता है कि मैंने 300 में कर दिया, 400 में कर दिया। मैं डंका के चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई किसान खाली प्रूफ दे दे कि ये डीलर इतना पैसा में खाद दिया है, ब्लैक मेलिंग किया है, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हो जाए तो मेरा नाम संतोष नहीं। लेकिन ये कोई करने के लिए तैयार नहीं। सरकार के द्वारा वृद्ध, दिव्यांग और विधवा के लिए 1100 रुपया पेंशन का प्रावधान है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बढ़ती महंगाई को लेकर के 1100 रुपया क्या पर्याप्त है उनके लिए? चलिए, कम से कम खुशी इस बात की हुई जी कि एक जमाना था जब इसका कोई नाम नहीं लेता था, जी क्योंकि बढ़ने वाला नहीं था। मिलता भी था तो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने में एक बार मिलता था। आधा ब्रोकर लेता था, आधा ये लेता था। बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी, 500 से जो 1100 बढ़ाया है वही 1100 से 2200 करेगा। और जो कभी बढ़ाया ही नहीं है, आज खुशी हो रही है कि किसान और वृद्धजन भी हमारे पूछ रहे हैं कि भैया अब कब बढ़ेगा। तो आत्मीय संतुष्टि होती है कि जिस सेवा भाव के लिए सरकार बनी है, गरीबों की सेवा के लिए, वृद्ध की सेवा के लिए जो सरकार बनी है, तो कम से कम वृद्धजन का विश्वास तो सरकार के ऊपर है। निश्चित रूप से 1100 में नहीं होगा, लेकिन चिंता मत करिए, सरकार संवेदनशील है। आने वाले समय में इसे विचार करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसको निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। बिहार का बजट का भी हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष बल दिया गया है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जब सरकारी अस्पतालों में जब जाते हैं, सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, तो उसकी स्थिति बहुत विश्वास योग्य नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में उनकी हालात को सुधारने के लिए ये आपकी सरकार किस प्रकार का काम करेगी जमीन पे? देखिए, कुछ हम डाटा बताएंगे आपको जी। अब इस डाटा ही ये डाटा बता देगा जी कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार की एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा व्यवस्था में क्या मूलभूत अंतर हुआ है। जी। एक जमाना था 2005 के पहले, जी। अभी हम लोग कल ही डेटा देख रहे थे कि महीना में 2 या 3 या 200 या 300 रोज पर डे 2 या 3 ही मरीज सरकारी अस्पताल में जाते थे। आज का डेटा है, करंट का, पिछले 4 दिन पहले का डेटा है कि एक सरकारी अस्पताल में 14,000, 20,000, 30,000 महीने का ओपीडी होता है। क्या ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में मूलभूत अंतर नहीं है क्या? माने कितना 100% कहें कि वृद्धि हुआ है। क्यों वृद्धि हुआ है? इसका मतलब कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम बढ़िया हुआ है। सरकारी अस्पताल में दवा हो रहा है। पहले सरकारी अस्पताल के नाम पे अरे भैया मत जाओ, नहीं तो वहां से तो मेडिकल का ही जाना पड़ेगा। आज हम तो बड़े बड़े लोग पटना में, बड़े बड़े IAS, IPS, प्राइवेट हो, इतना बढ़िया बढ़िया मेदांता और कौन कौन हॉस्पिटल बना है, लोग कहता है कि चलो पहले IGMS दिखवा लें, पहले PMCH दिखवा लें,
ये बिहार की उपलब्धि है, ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है कि अब बड़े बड़े लोग भी जो नहीं जाने से कतराते थे, जो जाने से डरते थे, जानते थे कि जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मेरी ये अंतिम यात्रा होगी, अब बड़े बड़े लोग प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाके सरकारी अस्पताल में जाते हैं। ये व्यवस्था है। रही बात शिक्षा की व्यवस्था, क्या होता था, बिल्डिंग क्या था, सरकारी एजुकेशन में स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हमने पेड़ के नीचे पढ़ा है, हमने बोरा बिछा के पढ़ा है भाई साहब। मैं उस बेदी बना हुआ, मिट्टी का बेदी बना हुआ और पेड़ के नीचे, बिना छत के नीचे हम लोग ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज भी हैं और आज भी देख रहे हैं कि आज कैसा चकाचक स्कूल, चकाचक अपना प्राथमिक मिडिल सारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब धीरे धीरे इतना पोस्ट क्रिएट हुआ है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। अब धीरे धीरे हम लोग साक्षरता परीक्षा लेके, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा लेके क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयास में हम आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से जंगल राज से खींच के बिहार को इस विकसित बिहार में गर्व से कहने में कि हम बिहारी हैं, ये गर्व महसूस होता है। इस जगह पे लेके आए हैं तो भरोसा रखिए आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य देश का नंबर 1 रहेगा बिहार का। सर, योजनाएं तो आपकी बहुत अच्छी आती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको अमल करने और कराने में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अमल बहुत जरूरी है। ये कभी आप देखे होंगे जी, जब ये सरकार जो है न्याय के साथ विकास में भरोसा रखती है। जी, न्याय के साथ विकास का मतलब ही होता है कि जिसके लिए जो आवंटित योजना है, जिसके लिए जो नीडी है, जिसकी जरूरत है, जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, उनके घर तक पहुंचे, यही है न्याय के साथ विकास। और हम लोग पहुंचाने में सफल भी रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता या कोई पदाधिकारी अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में या कोई कोर कसर छोड़ता है तो आप भरोसा रखिए, क्लेम करिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसका जो जहां जगह निश्चित सुरक्षित है वहीं जाके रहेगा। लास्ट में चलते चलते एक प्रश्न और है कि इस जो बजट है, इस बजट में सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी ताकत आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बजट में सबसे बड़ी जो ताकत है युवाओं के लिए बजट है। जी, युवा के रोजगार के लिए बजट है। हमारे युवा का एक सपनों का बजट है। आने वाले दिनों में जो हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे बेटियां जो जिनको लगता है बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में आने वाले समय में अब कुछ नहीं होने वाला है, वैसे हमारे यूथ को, और मेरा तो बिहार एक कैपिटल, यूथ कैपिटल है, ये कहने में हमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जहाँ की 14 करोड़ पॉपुलेशन में 8.5 करोड़ युवा हैं, ये विश्व का इकलौता राज्य है, तो मेरा यूथ कैपिटल है। तो युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और युवा के विकास के लिए, युवाओं की समस्या के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। और जब मेरे युवा आएंगे तो बिहार को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार विकसित होगा, बिहार नंबर 1 देश में नंबर 1 राज्य रहेगा। ये बजट मील का पत्थर साबित होगा इस दिशा में। ये लगता है इस बार के बजट में कि सभी लोग इससे संतुष्ट रहेंगे। जी, एक ताकत आपने बता दी, एक कमी भी बता दीजिए। ऐसा कुछ कमी नहीं है। अगर भूल से कुछ लेनी देनी में चूक हो गई होगी तो उसको भी मेरे अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो अगर किसी बाय मिस्टेक छूट गया हो तो उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे, ये प्रतिबद्धता है मेरी। आप स्वर्ण है, यूजीसी को लेकर के हम ये प्रश्न आपसे करेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रोक लगा रखा है, तो उसमें क्या कुछ बदलाव हो जाने चाहिए और यूजीसी के नियम को किस तरह से आना चाहिए? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जी, और देश के संवैधानिक पीठ का विषय है। जी, हमको लगता है कि जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जी, जो वर्णित है, जो कानून बनाए हैं या जो सामाजिक समरसता के लिए जो कानून बने हैं या बनने के प्रयास में है, ऐसा लगता है माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है। जी, अगर लगेगा कि नहीं बदलाव करना है
तो भरोसा रखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पे कि वो नहीं छोड़ेंगे, उनको किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है गलती तो निश्चित रूप से उनके जेहन में विषय है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान पीठ में भी विषय अगर जाने की स्थिति में रहेगा तो मेरे मोदी जी न्यायालय में भी जाने की स्थिति होगी तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से कोई तबका इस देश का 140 करोड़ में कोई तबका आहत नहीं हो, इसका जरूर ख्याल रखेंगे। ये भरोसा रखना चाहिए हम सभी भारतीयों को। मंत्री जी, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो था, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट था बिहार के लिए, स्पेशली फॉर बिहार। आसान भाषा में अगर हम समझे तो बिहार बजट की ताकत क्या थी, तो गरीब महिला, छात्र और किसान केंद्र में, रोजमर्रा की जरूरतों पर फोकस, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता, ये तो इसकी ताकत थी। अब इसकी कमजोरी भी समझते हैं जो हमने अध्ययन किया है। इसी कमजोरी नौकरी और उद्योग, सबसे बड़ी कमजोरी नौकरी और उद्योग की बात करें तो ये इसमें कमजोरी दिख रही है। योजनाएं बहुत लेकिन अमल कमजोर। इसमें योजनाएं तो बहुत ही है लेकिन जो अगर धरातल पे इसकी अमल की अगर हम बात करें तो कमजोर साबित पड़ता है। वही युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की कमी, युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार का कोई प्रबंध इस बजट में नहीं देखते हुए दिख रहा है। वही हम बात करें, और भाई हम बिहारी हैं तो हम बिहारी कह सकते हैं कि यह सुविधाएं बढ़ाने वाला बजट तो है लेकिन कमाई और नौकरी बढ़ाने वाला बजट नहीं है। ये सुविधाओं को बढ़ा रहा है लेकिन कमाई और नौकरी नहीं बढ़ा रहा है। हमारी जो बात हो रही थी बिहार सरकार के पूर्व श्रम संसाधन मंत्री सह बीजेपी के एमएलसी संतोष कुमार सिंह जी के साथ, आप लोग देखे सुने, आपको उनकी बात में कितनी सच्चाई दिखती है, उनके द्वारा दिया गया जो प्रश्नों का उत्तर कितना सही है, आप खुद उसके योग्य हैं समझने के लिए। हमारी जितनी बौद्धिक क्षमता थी, हमने अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार हमने उन प्रश्नों को किया और उनका उन्होंने जवाब दिया। उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने जो भी प्रश्न किया उस प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन उत्तर आपके लिए कितना योग्य है, आपका उस पर क्या विचार है, आप खुद कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। दर्शकों, दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।